स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाषा और मुकुल। और आज जिन तीन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। धर्म के नाम पर खुलकर भाजपा वोट मांग रही है, मगर कौन रोकेगा नहीं। मुद्दा नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई को इंटरव्यू दिया, घोषणा पत्र भी जारी हुआ भाजपा का, मगर कोई सवाल नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। मुद्दा नंबर 3, क्या इंडिया गठबंधन अब भारतीय जनता पार्टी से सही मायने में मुकाबला कर रहा है? इन तमाम मुद्दों की चर्चा होगी, मगर सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं धार्मिक राजनीति का जो तूफान आया है चुनावों में। प्रधानमंत्री खुलेआम चुनावी सभाओं में धार्मिक नारे लगा रहे हैं। अमित शाह खुलेआम भगवान की फोटो दिखाकर वोट की अपील कर रहे हैं। भाजपा के नेता टी राजा सिंह भड़काऊ बयान दे रहे हैं और कार्रवाई किस पे होती है? कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला पर। तो एक तरह से देखा जा रहा है। और ऊपर से यह ना भूलें, ट्विटर ने अपनी तरफ से बयान जारी किया कि 4 राजनेताओं के बयानों पर रोक लगाई गई, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। यानी कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी नाक काटी जा रही है। क्या है इस मुद्दे का पंच? शुरुआत करना चाहेंगे हम भाषा से। सर, एक बात साफ है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपना पोल रिपोर्ट कार्ड जारी किया उसका सबसे बड़ा नमूना दिखाई देता है कि विपक्ष पर मार है और पक्ष यानी सत्ता के आगे वो लमलेट है। जिस तरह से कम्युनल कार्ड खेला गया, जिस तरह से सारी धज्जियां उड़ रही हैं, लग रहा है देश में कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन ही नहीं है। मुद्दा बहुत साफ है, साम दाम दंड भेद सब कुछ मैनेज कर रहा है मोदी तंत्र। अभी सर, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच है कि भाजपा बुरी तरह से बौखला गई है। वो सोचती है कि इस तरह की राजनीति करके वो जीत जाएगी, मगर उसे समझना चाहिए कि अगर वो जीत भी गई तो हारेगा इंडिया। और मैं यहां इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से लोगों को बांटने वाली राजनीति हो रही है वो शर्मनाक है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का साफ तौर पर उल्लंघन है। मुकुल, क्या इस मुद्दे पर आपका पंच? मेरा मानना यह है अभिसार की बीजेपी पहले दिन से, पहले चुनाव से धर्म का खुला प्रयोग कर रही है। उस पर कोई रोक नहीं है, इसलिए वो उस पर और आगे बढ़ रही है और चुनाव आयोग की साख दांव पर है कि वो इस पर कुछ कार्रवाई करे। मैं अपने दर्शकों को 2-3 बयान सुनवाना चाहूंगा। सबसे पहले सुनिए टी राजा सिंह किस तरह से एक सभा में खुलेआम मंदिर बनाने, मस्जिद तोड़ने, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा मंच से खड़े होकर मां बहन की गालियां बक रहे थे। इससे पहले भी सुनिए इनका ये बयान। उसको कहना चाहूंगा कि बेटा, अभी तो तू सिर्फ एक बाबरी से ही घबरा गया, अरे अभी तो काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है। तू ये ना समझ, हमारे आने वाली पीढ़ी को तू कह रहा है ना कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत भूलने नहीं देंगे। बेटा, हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे। हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अब की बार अगर कार सेवा होगी तो राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, शंकर के भक्तों पर गोली नहीं फूल बरसाया जाएगा। फूल बरसाया जाएगा, ये हमारे बाबा जी ने कह दिया है। तो अरे वो दिन दूर नहीं, हमने अयोध्या ले ली है, हम काशी लेके रहेंगे, हम मथुरा भी लेके रहेंगे। भारत में हमारे जितने मंदिरों को इन मुगलों ने तोड़ा है, सारे के सारे मंदिर हम वापस लेकर भव्य मंदिर बनाएंगे। भारत माता की। ये तो टी राजा सिंह थे ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में धार्मिक नारे लगा रहे हैं। चुनाव आयोग, क्या तुम सुन रहे हो? सुनिए प्रधानमंत्री ने किस तरह से नारे लगाए। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो, हनुमान की, राम लक्ष्मण जान 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 की, जय श्री राम।
जय श्री राम। और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश साफ तौर पर कहते हैं कि आप धार्मिक तौर पर वोट नहीं मांग सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जहां खड़े थे ना वो कोई धार्मिक स्थल था, मगर किस तरह से नारे लगाए गए हैं। सबसे शॉकिंग ये चुनाव आयोग की बेशर्मी, मैं कहूंगा भाषा, इस तरह की खामोशी। ये नारे आपने देखे हैं, मैं जानता हूं उनके अंधभक्त इससे खुश होंगे, कोर वोटर उससे खुश होगा, वही सब मगर सब पे कुछ चल एक रहा है। चुनावी शुचिता तो है, कोई एक डिसिप्लिन तो है नहीं। और देखिए ना कि इनके आगे आगे जिस तरह से तमाम जो कैंडिडेट्स हैं हमारे बगल में, देश की राजधानी दिल्ली के बगल में, गाजियाबाद मेरठ में, वो खुलेआम कह रहे हैं कि मैं राम हूं, अगर आपने राम के नाम पर वोट नहीं दिया तो फिर आपके लिए ये बड़ा सवाल होगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ और सिर्फ कम्युनल कार्ड खेला जा रहा है। और इससे ऐसा भी लगता है कि अब मोदी जी को लग रहा है या बीजेपी तंत्र को लग रहा है, क्योंकि जमीन पे खतबदाहट है, उन्हें लग रहा है कि राजपूत नाराज हो रहे हैं, ये नाराज हो रहे हैं, वो नाराज हो रहे हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ धर्म और धर्म पर आधारित नफरत के आधार पर ही वो वोट मांग रहे हैं। यह चुनाव पूरी तरह से पोलराइज हो गया है कम्युनल कार्ड्स पे, क्योंकि उनको लग रहा है कि बाकी और सारी चीजों का उतना इंपैक्ट नहीं है। और मीडिया तो माशाल्लाह है ही, आप देखिए लगातार जिस तरह से कवरेज हुई है, पूरे समय अमित शाह जब दिखा भी रहे हैं तब उसकी कवरेज है, राठौर भाषण दे रहे हैं तब उसकी कवरेज है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह का माहौल है। तो अब मुझे लगता है कि साफ है, जो उस समय कह रहे थे राहुल गांधी कि ये सारा राम मंदिर इसलिए किया गया है ताकि 2024 का चुनाव किया जाए, ये बिल्कुल खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया और इलेक्शन कमीशन कहीं नहीं है। मुकुल, सबसे शॉकिंग यहां बात यह है जो अहंकार दिखाई दे रहा है भाजपा के नेताओं में। मैं महेश शर्मा का बयान देख रहा था, जो गौतम बुद्ध नगर से सांसद हैं, कि भाई जो मोदी योगी के नहीं हुए अपने बाप के नहीं हुए। आप स्तर देखिए। अच्छा, इसके अलावा हर दूसरा नेता संविधान बदलने की बात कर रहा है। सबसे शॉकिंग अहंकार और बाबा साहब अंबेडकर, उनके संविधान की जो धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो अहंकार की वजह वही है, जैसे मैंने कहा विसार पहले, कि उन पर कोई रोक नहीं है। वो एक चुनाव में ये प्रयोग नहीं कर रहे, वो लगातार ये प्रयोग कर रहे हैं और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इससे उन्हें फिर लग रहा है कि मुद्दों पर विकास सिर्फ एक मुखौटा है, मुद्दा दरअसल यही है धर्म और सांप्रदायिकता। और जनता में महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे जो हाँ, लेकिन उन्हें लगता है कि इसके बरक्स हम ये मुद्दा खड़ा करेंगे तो हमें बढ़त मिलेगी, और उन पर रोक नहीं लग रही है। इसी वजह से, जैसे किसी आप कोई रोक ना लगाएं किसी बुराई पर तो वो बढ़ती चली जाती है। वही वजह ये हो रही है कि वो लगातार इस कार्ड को खेल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इससे ही उन्हें मजबूती मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। भाषा, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये क्या एक किस्म की बौखलाहट है भाजपा में जो दिखाई दे रही है कि उनको जो 400 पार का सपना जो है वो अभी दूर लग रहा है, कम से कम मुश्किल लग रहा है, और उसके चलते ये बौखलाहट आ रही है कि और जितना जहर घोलो, क्योंकि आपको रोकने वाला कोई नहीं है, मीडिया आप पे सवाल करेगा नहीं, चुनाव आयोग जो है आंशिक कार्रवाई करता है और अपनी शर्तों पे कार्रवाई करता है। और चुनाव आयोग, देखिए मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव इसलिए भी याद रखा जाएगा, जो भी नतीजा हो विसार, कि इसने पूरे तंत्र को किस तरह से मोदी तंत्र के आगे लमलेट कर दिया। देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, चुनाव आयोग है, लेकिन सारे लोग बात कर रहे हैं, सारे लोग। कल मैं जिन इलाकों में थी वहां पे लोग नीचे से बोल रहे हैं क्या नहीं कुछ भी हो जाएगा, फाइनली है तो हिंदू राष्ट्र ना। तो अब आप देखिए, प्रचार के लिए एक चीज और हो गई कि 10 साल में जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि ट्रेलर है, रियल पिक्चर आनी बाकी है, तो ट्रेलर और रियल पिक्चर सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर। मैं आपसे समझना चाहता हूं, मोदी जी और अमित शाह एक शब्द विकास की किसी की बात नहीं, आप जमीन पर हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये जो पोलराइजिंग बयान दिए जा रहे हैं, क्या जमीन पर आप उसका असर देख रहे हैं भाजपा के पक्ष में? जहां जहां आप घूमी हैं, जहां जहां मैं गई हूं, और कल उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके में थी, वहां पर लोग साफ मजाक में भी कर रहे हैं, क्योंकि पोलराइजेशन दूसरे ढंग से है। वो कोशिश कर रहे हैं राम का, क्योंकि उनको लग रहा है सिर्फ इसी की बात पे ठप्पा हो गया। कई लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि भाई गुट में बंधा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए राजस्थान से जो पिक्चर आई है, जो तस्वीरें आई है कि सभा में नहीं, और वहां पे जो किरोड़ीमल मीणा है, जो मंत्री हैं, वो डांट रहे हैं कि तुम्हें 26 लोगों को लाना था, 24 लोगों को लाना था। यानी उस तरह का पोलराइजेशन का इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर भारत में नहीं हो रहा है। संकट में है, इसलिए उनको लगता है कि उनके पास ट्रम्प कार्ड है, राम नाम, राम मंदिर और द ग्रेट अयोध्या। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जब आप धर्म के नाम पर, न सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, मेरे ख्याल से आम जनता को ये बात समझ नहीं आती कि भाई धर्म के नाम पर ऐसे वोट मांग रहे हैं जो कि चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है। मगर मैं इसके एक कदम आगे जाके कहना चाहता हूं, ये तो सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है ना, कि आपको ये लगता है कि मैं समाज को भड़काऊ, दंगाई बनाना चाह रहा हूं,
टी राजा सिंह का जो बयान हमने सुनाया, भाई आप तो ये समझ रहे हो ना कि ये समाज दंगाई है, ये समाज भड़काऊ है। दरअसल बात यह है कि अगर वो विकास की बात करें तो वो कैसे बताएं, अगर वो रोजगार की बात करें तो वो कैसे बताएं, महंगाई को वो कम करने की बात करें तो वो कैसे लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि हमने कुछ किया है। दरअसल उनके पास ये बताने के लिए नहीं है, तो एक ही चीज है, धर्म। और उन्हें लगता है कि धर्म के नाम पर फिर लोग एकजुट हो जाएंगे। और उत्तर भारत में इसलिए उनमें खतबदाहट भी है क्योंकि यहीं उन पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, और यहां से अगर कम हो गई तो कहां से भरपाई करेंगे। तो इसलिए 400 पार का नारा जो कहा, वो उनका अपना 303 वाला ही टारगेट पूरा हो जाए, वो इससे भी डरे हुए। और एक चीज मैं कहूंगी कि यहाँ पे जो राजा सिंह ने बयान दिया है, उसके आधार पे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। जिस तरह से भड़काऊ भाषण है और पूरी की तो गिरफ्तार तो दिल्ली में गोली मारो तक पर नहीं हुई है गिरफ्तारी, तो उन्हें पता है कि ये सब हमारा चल जाएगा। नहीं, यहाँ इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वहां पे सरकार कांग्रेस की है जहां पे वो भाषण दे रहे हैं। वो तेलंगाना में है, हैदराबाद में इस तरह का पोलराइजेशन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में लगे इलाकों में कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि यही अब ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के पास, और 24 ये बताएगा भी। आप गिरफ्तारी की बात कर रही हैं, एक्शन किस पे हुआ है? रणदीप सुरजेवाला पे 48 घंटे के लिए उन पर पाबंदी लगा दी गई है। अमित शाह खुलेआम भगवान की तस्वीर जो है लेकर वोट मांग रहे हैं। अरुण गोविल जो है, भाई आप जिसने स्क्रीन पर राम का किरदार निभाया उसे वोट नहीं देंगे, चुनाव आयोग साफ तौर पर दिख रहे हैं। मगर मैं यहां पर एक चीज और कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने जो किया है वो तो इंटरनेशनली भारत की नाक कटवा रहे हैं। ये आपने 4 ट्वीट्स पर पाबंदी लगा दी। ट्विटर कह रहा है हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, मगर चूंकि लॉ ऑफ द लैंड है, क्योंकि आपकी दबंगई इसलिए हम हटा रहे हैं। तो कितने शर्मनाक बात है। मैं ये बता रहा हूं, चुनाव आयोग से जब उन्होंने चुनाव का अनाउंस किया था तब भी ये सवाल पूछा गया था कि आपने बीजेपी खास तौर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कितने नोटिस दिए, क्या कार्रवाई की, लेकिन उसका सीधा जवाब नहीं मिला और ना ही मिलेगा। वो नहीं उन्हें करनी है, वो एक तरह से अब क्या कहा जाए कि वो एक टूल बन गए हैं, उनका एक पार्टी का ही एक्सटेंशन है एक तरह से। अच्छा, यही नहीं, मैं तो कहता हूं जिस तरह के अनर्गल बयान आ रहे हैं भाजपा के नेताओं की तरफ से, आपने वो निरहुआ का बयान सुना कि भाई किस तरह के क्या वाहियात बयान है कि मोदी जी योगी जी थोड़ा ना कोई बच्चा पैदा कर रहे हैं। यानी कि भाई हमारे दो तो एक अरसे से चला आ रहा है, अगर कोई 2 लोग बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं तो इसके लिए आप पूरे समाज की बेइज्जती थोड़ा करेंगे। और मुद्दा वो नहीं है, उसके आगे उनका जो झूठों का सरदार है, उनके प्रचार तंत्र का मुखिया कहता है फेक वीडियो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड है। मतलब कल्पना से भी विचित्र हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इस समय एक बड़ा डेस्परेशन है, सबके अंदर होड़ लगी हुई है कि कौन कितना अश्लील, कौन कितना गंदा, कौन कितना भड़काऊ भाषण देकर नंबर स्कोर करेगा या वोट लाएगा। एक डेस्परेशन भी बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है। अगर आप देखिए 1 महीने के भीतर जो बीजेपी का चुनाव प्रचार इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वो कहते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को कि मुस्लिम लीग का इंप्रिंट है, इससे बड़ा कम्युनल बयान क्या हो सकता है। लेकिन कहीं कोई एक्शन नहीं। अमित शाह एक के बाद एक इस तरह के बयान दे रहे हैं, कहीं कोई एक्शन नहीं है। और अब तो मुझे लगता है कि सीधे सीधे उनके भीतर होड़ लग गई है कि सिर्फ और सिर्फ, भाई आप देखिए 10 वीडियोस कल आए हैं जिसमें उम्मीदवार से लेकर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री 10 सीधे सीधे बोल रहे हैं कि अगर आपने राम के नाम पर अब हमें वोट नहीं दिया तो ये राम का अपमान होगा। अब ये जब अगर स्थिति हो गई है 2024 में, तो मुझे लग रहा है इससे ये भी पता है कि एक तरफ इस तरह के अनर्गल बयान है, दूसरी तरफ अमित शाह जो है मंच पर खड़े होकर नेहरू को गाली दे रहे हैं। अरे भाई, मणिपुर आपसे संभल नहीं रहा है, जो पहले प्रधानमंत्री अब है नहीं हमारे बीच में, आप उस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। मणिपुर का तो जवाब दीजिए। तो मणिपुर को वो मणिपुर के मित्र बता रहे हैं मोदी जी को। अब वो कैसे मित्र हैं कि वहां पूरी आग लगी पड़ी है और उस पर वो कुछ बोले नहीं, ना वहां गए। तो मैं यही कह रहा हूं, परिवार वाली बात, तो ये मजाक भी आ रहा था, ये सवाल भी आ रहा था कि जब परिवार से आपको इतनी नफरत है और आप योगी जी और मोदी जी का बयान दे रहे हैं उनका, तो फिर आप परिवार वालों से वोट ही क्यों मांग रहे हैं? बिल्कुल, जब आपको इतना ज्यादा वो है। और ये लोग उनके यहाँ, ये लोग बयान भी वो लोग दे रहे हैं जिनके यहाँ भी बच्चों की तादाद 2 से ज्यादा है। निरहुआ के मेरे ख्याल से 3 बच्चे हैं, रवि किशन के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, मनोज तिवारी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, और ये लोग बात करते हैं परिवार नियोजन की। चलिए अब हम रुक करना चाहेंगे अपने दूसरे अहम मुद्दे का। भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है, सुबह से लेकर दोपहर तक तमाम न्यूज चैनल्स पर लाइव कवरेज। मजाल है कि जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया हो, इस शिद्दत से कवरेज की हो, और उसके बाद प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, खेल खत्म। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई जवाब नहीं। एएनआई को इंटरव्यू देते हैं, उसमें वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जायज ठहराते हैं जिस मुद्दे पर तल्ख तेवर सुप्रीम कोर्ट ने अपनाए हैं।
क्या है इस मुद्दे का पंच? शुरुआत करना चाहेंगे मुकुल से। जी, मेरा ये कहना है कि मोदी जी एक तरफा बोल रहे हैं, उन्हें एक तरफा सुना जा रहा है, पत्रकार भी श्रोता बन गए हैं। अब जनता को ही सोचना होगा कि उसके सवालों का जवाब कौन देगा। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? देखिए, चुनावी मौसम में हमारे महान प्रधानमंत्री ने 3 महान इंटरव्यूज दिए और उससे तय कर दिया कि मीडिया के लिए वो क्या जगह समझते हैं और मीडिया उनके लिए यानी क्या है। वह एक पीआर एजेंसी है, चाहे वो थाती को दिया हो, चाहे हिंदुस्तान को दिया हो या फिर एएनआई को दिया हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो अपना प्रचार करते हैं और सब प्रचार उनका वैसे के वैसे ही तमाम अखबारों में, तमाम टीवी चैनल पे चलता है, जो एक बहुत लोकतंत्र के लिए खतरा है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक दुनिया बना ली और इस दुनिया में, इस काल्पनिक दुनिया में प्रधानमंत्री सवालों का जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री जिस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणी कर चुका है उसे जायज ठहराने की कोशिश करते हैं और दिलचस्प बात यह कि उन्हें कोई चुनौती नहीं देता, कोई कटघरे में नहीं रखता। यह तो संगोल युग है, यह नया भारत है। मैं ये समझना चाहता हूं, घोषणा पत्र आता है और देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। आपको याद है पिछली बार कम से कम इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, प्रधानमंत्री बैठे हुए थे अमित शाह के साथ, प्रधानमंत्री बार बार उनकी तरफ इशारा कर रहे थे जब सवाल पूछा जा रहा था। अब आप राहुल और अखिलेश से उछल उछल के सवाल पूछते हैं, यहां जरूरत ही नहीं महसूस हो रही पत्रकारों को कि उस पर सवाल किया जाए। भाषा और सवाल किया जाए और उसके बाद देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पहले ही अनाउंस हो जाता है कि कोई सवाल जवाब नहीं होगा। तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक एक तरफा प्रवचन, जो मन की बात कहते हैं ना, तो दरअसल मोदी जी इतने साल से मन की बात कहे के मीडिया को पूरी तरह से लमलेट कर दिया। और मैं यहां पे आपका ध्यान दिलाऊंगी कि आप जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो उन्होंने चुनावी बॉन्ड्स पर कहा कि ये बाद में आप रिग्रेट करेंगे, यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हुए उन्होंने कहा है, क्योंकि अगर एक देश का सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है, इसमें बड़े पैमाने पे लेन देन हुआ है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का यह कहना कि यह सबसे अच्छा था और ब्लैक मनी को हम वापस ले आया गया, तो पूरी तरह से आप देश के सर्वोच्च अदालत पर एक निशाना साधते हैं और उन पर भी आप सुविधावादी तरीके से मुद्दे को रख रहे हैं। इसकी मैं चर्चा और करूंगा। सुप्रीम कोर्ट पर जो प्रधानमंत्री की जो अप्रत्यक्ष टिप्पणी है, मैं अपने दर्शकों को सुनवाना चाहता हूं तेजस्वी यादव का यह बयान। तेजस्वी यादव मीडिया को फटकार रहे हैं कि तुम में हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री से उनके वादों पर सवाल करने की। सुनिए। बात बोल रहे और आप लोग तुरंत माइक लगा देते हैं। इतने जोरदार तरीके से आपने कभी मोदी जी के मुंह में माइक लगा के हिम्मत की है पूछने के लिए कि नौकरी क्यों नहीं दिया? 2 करोड़ बोलते थे, 15 लाख रुपए क्यों नहीं आए खाते में? क्या मजाक बना रखे। और आप लोग से भी कृपा करते हैं कि बिहार का भला इन बातों पर नहीं होगा, काम की बातों पर होगा। मेरे ख्याल से यहां पर मुकुल, तेजस्वी यादव या उनके जैसे कई जो नेता हैं वो बिल्कुल मुद्दे पर बने हुए हैं। मटन मछली को लेकर तेजस्वी पर हमला किया गया, बेवजह एक मुद्दे को जो है तरजीह दी गई और लगातार विपक्षी सवाल पूछ रहा है, मगर मीडिया की बेशर्मी देखिए साहब, नहीं सुधरने का नाम नहीं है। वही जैसे पहले घोषणा पत्र की बात आई तो दरअसल घोषणा पत्र पर उन्हें लाइव कवरेज जरूर मिली, लेकिन उनसे क्या सवाल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करते जब उसमें कुछ भी नया नहीं है? वो कुछ भी मोदी की गारंटी में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी विश्वास लायक नहीं है कि वो बता पाए कि हम ये करने वाले हैं। पूरा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, कुछ नया नहीं है। तभी वो न्याय पत्र से कांग्रेस का जो अखिलेश और तेजस्वी ये सब ला रहे हैं, इससे वो घबराए हुए हैं, यही खदबदाहट थी। दूसरा, आपने तेजस्वी की बात कही, तेजस्वी ये बहुत तेजस्वी हों, अखिलेश हों, राहुल हों, ये लगातार एक बहुत बेहतर ये मुझे बात दिख रही है, अपनी पिच पर हैं, अपने मुद्दों पर हैं और लगातार सरकार को घेर रहे हैं। यही वजह है कि वो इधर उधर डाइवर्ट करना चाहते हैं बीजेपी लोगों को। अच्छा, दिलचस्प बात है क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रही थी भाषा। देखिए, सामने पत्रकार बैठा हुआ सवाल कर रहा है, मुद्दा यह किया जाना चाहिए जो साफ तौर पर इस हाथ ले इस हाथ दे दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भाई किस तरह से कुछ धन्ना सेठों को आपने फायदा पहुंचाया, उन्होंने आपको पैसा दिया, वो क्विड प्रो क्वो दिख रहा है, इस हाथ ले इस हाथ दे दिख रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं और फिर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोल रहे हैं।
और सबसे बड़ी रिश्वतखोरी जो बाहर आई, मेरा कहना है कि सबसे बड़ी रिश्वतखोरी है, उस पे आपका, अगर आपने सवाल नहीं पूछा, अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो कम से कम या तो आप कंगना रनौत को तो नविका कुमार ठीक कर देती हैं कि भाई सुभाष चंद्र बोस तो पहले प्रधानमंत्री नहीं थे। लेकिन यहाँ पर तो सामने प्रधानमंत्री हैं और उनको जब इंटरव्यू दिया जा रहा है तो आप देखिए जिस तरह से वो खुद बात कर रही हैं, आप अपने तीसरे कार्यकाल में क्या करेंगे, यानी आपने अनाउंस कर दिया। देखिए तीनों जो इंटरव्यूज हैं, मैं यहाँ इसको 3 इंटरव्यूज के तौर पे देख रही हूँ। आपने एक तमिल अखबार को दिया, आपने एक हिंदुस्तान को द सो कॉल्ड शशि शेखर जी को दिया, उनके साथ फोटो नहीं थी और उनके जो सारे सवाल थे वो पढ़ने वाले थे, बायोफ्यूल से लेकर उत्तराखंड पे चर्चा करते, और तीसरा ANI को दिया। तीनों इंटरव्यूज में तकरीबन पत्रकार ये मान के चल रहा है कि मोदी जी वापस आ रहे हैं। आप तीसरे कार्यकाल में क्या करेंगे, तीनों में सवाल है। ये तो मीडिया की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन है कि आप चुनाव के समय एक कैंडिडेट को, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पे एक कैंडिडेट के तौर पर हैं, एक उम्मीदवार के तौर पे हैं, आप दूसरी सरकार की स्थापना के लिए जा रहे हैं और आप सारी योजनाएं उनकी बता रहे हैं, एक रेड कारपेट बिछा रहा है मीडिया। और ये इसीलिए मैं बार बार मुकुल कहता हूं कि ये मुकाबला जो है बराबरी का बिल्कुल नहीं है। व्यवस्था पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में हावी है। सामदान दंड भेद से आप चुनाव जीतते हैं, एजेंसीज आपके पास हैं, पैसा, एक चीज जोड़ दूं जरा उसमें, जो नविका वो ANI को जो इंटरव्यू दिया प्रधानमंत्री ने, जब चुनावी बॉन्ड, वो कह रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड ना होता तो आप ये मनी ट्रेल ना पकड़ पाते। इस पर बहुत बढ़िया सोशल मीडिया पे आया है, एक लेखक हैं मुकेश असीम, वो लिखते हैं कि एक चोर जब पकड़ा गया तो उसने पुलिस से कहा कि अगर मैं घटना स्थल पर अपने फिंगरप्रिंट ना छोड़ता, उंगलियों के निशान ना छोड़ता, तो क्या तुम मुझे पकड़ पाते? तो ये तो मेरी ईमानदारी है कि मैंने वहां फिंगरप्रिंट छोड़ दिए। तो यही वाली बात है। वो कह रहे हैं कि हमने चुनावी बॉन्ड में ये व्यवस्था रखी कि आप ला पाए, लेकिन सबको पता है कि कितने मुश्किल से वो बाहर आ पाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी टाल मटोल करता रहा SBI और तब ये सारी चीजें खुलासा हुआ है। बिल्कुल, उसमें लगातार विरोधाभास था सरकार के रवैये में। और अब हम रुख करना चाहेंगे अपने तीसरे अहम मुद्दे का। राहुल और अखिलेश जो हैं साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उधर तेजस्वी लगातार मुद्दों पर चुनौती दे रहे हैं भाजपा को। कल हमने सहारनपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा की अप्रत्याशित रैली देखी। क्या विपक्ष के जो चुनावी अभियान में तेजी आ रही है, क्या वो मुद्दों पर भाजपा को घेर पा रही है, या फिर भाजपा के जो भड़काऊ मुद्दे हैं जो लगातार हम सुन रहे हैं, जिसकी चर्चा भी हमने कार्यक्रम में की, उसके सामने विपक्ष के मुद्दे बह जाएंगे? क्या है इस मुद्दे का पंच? शुरुआत करना चाहेंगे मुकुल से। जी, मुझे तो लगता है कि इंडिया गठबंधन लगातार इंप्रूव कर रहा है और उसके मुद्दे काम कर रहे हैं। यही वजह है जो हम पहले मुद्दे से बात कर रहे हैं कि बीजेपी में जो बौखलाहट है, वो वजह यही है कि इंडिया गठबंधन के मुद्दे, क्योंकि जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, यही वजह है कि वो उसे राम पर धर्म पर लाना चाहते हैं। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? देखिए, मेरा मानना साफ है कि इंडिया गठबंधन विपक्ष अपने मुद्दों पर बिल्कुल कायम है और ये उसके लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। और जिस तरह से ममता बनर्जी भी केंद्र में आकर लगातार ये बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के मुद्दे ये हैं, उसी ने उसको जमीन दी है। अब दिक्कत ये है कि कवरेज हो रही है, बातचीत हो रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार में कम से कम आपको राहुल गांधी और तेजस्वी और अखिलेश को दिखाना पड़ रहा है, पहले वो नहीं था। इसलिए अब हमें पता चल रहा है और जमीन पे ऑल इज नॉट वेल फॉर बीजेपी। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से अब जो है महंगाई, करप्शन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, इस पर ध्यान जो है वो केंद्रित करने में कामयाब हो पाई है। और ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम ये ना भूलें, प्रचार तंत्र में मुद्दे कभी सुनाई नहीं पड़ते थे, मगर जमीन पर ये मुद्दे ज्वलंत हैं और विपक्ष इस पर एक तरह से हावी है और उसी को लेकर राजनीति कर रही है। भाषा, कल जिस तरह से अखिलेश और राहुल साथ आए, कई मुद्दे थे जिनके जवाब नहीं दिए गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी थोड़े डिफेंसिव पर थे जब वो कह रहे थे कि भाजपा के सवाल थे। भाई, अमेठी से आप चुनाव लड़ने के लिए अगर आपसे सवाल किएगा, वो भाजपा सवाल नहीं है। अमेठी से आप नहीं भाग सकते हैं, आपको आना ही पड़ेगा। मगर इन दोनों का साथ आना, ये आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, ये दोनों इस बार साथ आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले जब यात्रा निकल रही थी तब दोनों उत्तर प्रदेश में साथ थे और उसने एक बड़े पैमाने पे नीचे मैसेज दिया अभिसार। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें इन दोनों के भीतर की जो ट्यूनिंग है और जिस तरह से दोनों सवाल का जवाब दे रहे हैं, और खासतौर से अखिलेश ने जो पूरी पंच लाइन दी
कि भाई बीजेपी को परिवारवाद से बहुत दिक्कत है तो उनको परिवार वालों से वोट नहीं मांगने चाहिए। और दूसरी तरफ दोनों ने मिलकर बेरोजगारी को केंद्र मुद्दा बनाया और बीजेपी पर एक स्वर में हमला किया। तो अगर आप पूरा सीन उठा के देखिए तमिलनाडु से लेकर, क्योंकि तमिलनाडु में भी यही पंच लाइन है, जो बॉडी लैंग्वेज है स्टालिन की और राहुल गांधी की वो उस तरह की है। उधर ममता बनर्जी का ये कहना कि इंडिया गठबंधन जीतेगा और हम इसका जवाब देंगे। तो ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र से भी जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि ये सर्वाइवल की फाइट है और वो अपना एजेंडा सेट कर पा रहे हैं। और मैं इसको इसी से कनेक्ट करती हूँ जो हमारा पहला मुद्दा था। यही वजह है कि भाजपा को सिर्फ और सिर्फ राम 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 करना पड़ रहा है, कमल कार्ड खेलना पड़ रहा है। मुकुल, मैं यहाँ आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए राहुल और अखिलेश एक मंच पर देखे, कल ही हमने प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो देखा सहारनपुर में और वो अप्रत्याशित जो प्रतिक्रिया उन्हें आई। हमने कल्पना नहीं की थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर इस कदर उत्सुकता सहारनपुर में होगी। मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल और अखिलेश दिखाई दिए, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में जितने जितने चरणों में चुनाव होगा, न सिर्फ इन दोनों नेताओं को सामने आना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसी जगह में, खासकर जो हिंदी बेल्ट है, वहां पर राहुल, अखिलेश, तेजस्वी को भी साथ में बैठ के आना चाहिए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप एक नेशनल अपील कर रहे हैं, वो संदेश जो है न सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को जा रहा है बल्कि बिहार में भी। तो मुझे लगता है, और क्यों नहीं, और संजय सिंह भी आ जाएं, खैर मुझे लगता है केजरीवाल तो पूरा वक्त बिताएंगे। मैं कहता हूं ये तमाम लोग चेहरे बनकर सामने, ये एक रणनीतिक उनकी पहल हो सकती है और ये एक अच्छी पहल भी हो सकती है कि वो एक साथ दिखाई दें। लेकिन जहां तक यूपी का सवाल है, क्योंकि यूपी में भाई समाजवादी पार्टी है और वो इन दोनों का साथ आना और लगातार मुद्दों पर बात करना, इसी वजह से बीजेपी में खलबली है। और जैसे आपको मालूम है कि बीजेपी ने 62 सीटें 2019 में जीती, 2 उनके एलाइज ने जीती, 64 सीटें। इस बार जो बता रहे हैं ग्राउंड पर रिपोर्टर, वो लगभग सारी सीटें फंसी हुई हैं और लगभग आधा भी ग्राफ हो सकता है बीजेपी का, ये तक संभावना है। और लोग भी बेचैन हैं। और एक और मैं बात जोड़ दूं कि लोग मीडिया के सामने, जो गोदी मीडिया, उन्हें खास तौर से पता कि ये क्या सुनना चाहते हैं, इसलिए वो वहां पर नहीं अपनी बात बोलते। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि लोगों में डर भी है कि अगर हम सरकार के खिलाफ, मोदी जी, योगी के खिलाफ बोले तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये केवल पत्रकारों को डर नहीं है जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये जनता को भी डर है। तो इसलिए वो नहीं बोल रहे, तो इसलिए हमें उनकी बातें हमारे तक नहीं आ रही। पर ये है बेचैनी। एक भाषा मैं यहाँ पर मैं इस चीज पर आपकी टिप्पणी लेना चाहता हूं कि किस तरह से राजनीतिक दल ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जेल में है, कम से कम 29 तक उन्हें तो जेल में रहना ही पड़ेगा, आगे भी उन्हें राहत मिलती है नहीं। मगर आपने देखा उन्होंने बयान जारी किया कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। शाहरुख खान का अंदाज दिखाई देता है। मगर चलिए, उसी तरह से तेजस्वी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनकी रैलीज को कोई नहीं दिखा रहा है, कोई भी नहीं दिखा रहा है, मगर वो संघर्ष लगातार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे दल, अगर हम छोटे माने उन्हें एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो ये बता रहे हैं कि लड़ना कैसे चाहिए। और आपके पास कोई औजार ना हो तो भी आप कैसे लड़ सकते हैं। क्योंकि यहां देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष के पास जितने प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए थे तकरीबन वे सारे के सारे खत्म है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने फोकस होकर लड़ाई लड़ी है, और एक और जो बड़ी बात है, जो लगातार खबरें भी आ रही हैं, गुजरात से लेकर राजस्थान से लेकर राजस्थान के गंगानगर में बैठक मैंने जो देखी और लोगों से बात की, यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश से जो बात की, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में बीजेपी के लिए एक मुश्किल हो रही है। एक ठाकुर समाज बताया जा रहा है नाराज है, वो कितना है नहीं कितना हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले चरण में जहां पे चुनाव है, वहां पे लोग बात कर रहे हैं कि योगी गुट अलग है और मोदी गुट अलग है और इसके कुछ चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो रणनीति है, जिसमें तेजस्वी पूर्वांचल में एक बहुत बहुत बड़ा क्रेज है। आप देश की राजधानी दिल्ली में बात कीजिए, मैंने लोगों से बात की है जो पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं, यानी उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट से जुड़े हुए हैं और रहते बिहार वाले हैं। उन सबके भीतर इसे लेकर एक बहुत मुद्दा है और वे सिर्फ ये कहते हैं कि मंदिर तो पहले भी था, मंदिर तो अभी भी है, लेकिन बेरोजगारी का जो हाल है और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, वो एक केंद्रीय मुद्दा है जिसको CSDS और लोक नीति का जो सर्वे है वह भी बता रहा है कि ये मुद्दे हैं। लेकिन रिप्रेजेंट कैसे होंगे, लेकिन EVM को लेकर भी एक बड़ी संदेह लोगों में जमीन पर है। बिल्कुल, मगर सर्वेज की बात करें तो मैं एक बहुत दिलचस्प चीज देख रहा था कि तमाम जो सर्वेज हैं
वो अब एनडीए का जो आंकड़ा है वो 400 की तरफ बता रहे हैं, कोई 380, 390, यानी कि पूरी कोशिश, पूरी जमीन जो है वो मीडिया अपनी तरफ से लगातार तैयार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल और भाषा, आप दोनों का। इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।